हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज में जो है लर्न द कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन की सीरीज में हम इन्वायरमेंट साइंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो मेरे नहीं देखे हैं वो पहले जाकर के वीडियो पूरा देख लें, ताकि जो है पूरा क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। राइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन क्या रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वार्मिंग। ओशियन वार्मिंग के कारण कौन कौन से इम्पैक्ट होंगे, कौन कौन सा इम्पैक्ट होंगे ओशियन वार्मिंग के, है ना। सो ओशियन वार्मिंग के कारण क्या क्या होता है, देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर लेवल को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने टेम्परेचर लेवल को बढ़ा दिया, होता क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया था कि एवरेज जो टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर जो आ रहा है आपका, है ना, पेरिस एग्रीमेंट के तहत, तो उसको कम करना है। तो उसको कम करना है तो उसके कारण क्या क्या आपके प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इन्वायरमेंट में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया सी लेवल का, अगर सी का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि कोरल ब्लीचिंग, यस, कोरल ब्लीचिंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ्स जितने भी हैं, अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें, देन कोरल रीफ्स आपके क्या होते हैं, समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। राइट, अब ये जो भी है कोरल रीफ्स हैं, इनको एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही एक वर्क कर पाते हैं। राइट, सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन देयर विल बी स्टार्ट द ब्लीचिंग ऑफ द कोरल। So the first option is true. This is the coral bleaching. Yes, coral bleaching will be started. Second one is deoxygenation of ocean. Yes, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऑक्सीजन की लेवल कम होती चली जाएगी। दैट इज नथिंग बट डी ऑक्सीजनेशन ऑफ द ओशन। और देखो आपका CO3 एंड ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, आपका कोरल रीफ्स। अगर कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग होगा तो ऑब्वियस है कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन की कमी होने स्टार्ट हो जाएगी। एंड कोरल रीफ्स के कारण आप ये भी जानते हैं कि कोरल रीफ्स के कारण हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन को तैयार करते हैं। राइट, सो मेडिसिन के लिए भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसको, कोरल रीफ्स को कारण। सो अगर ये हो रहा है तो ये भी पॉसिबल है। राइट, अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है ग्लेशियर आपके क्या होंगे, ग्लेशियर आपके पिघलेंगे, है ना। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन ग्लेशियर विल बी मेल्टिंग। So due to melting of the glacier, obviously floods in the coastal area. So there will be consequence of the melting of the glacier is nothing but floods in the coastal area. So option 3 is also true. Now fourth one, change in geographical distribution of organism. Yes. So whenever you change the temperature, there will be change in the geographical distributions because of the kinds of shifting of the organism from one places to another places. So there will be shifting of the organisms from one places to another places. So there is a consequence of the coral bleaching. So these all are the consequence of the range in temperature. So which option is true? D is the correct options. So option D is your correct options. Now come to the, this is the explanation. You can just take the screenshot and write. Now next question. The next question is, with reference to aquatic ecosystem, consider the following ecosystems. Aquatic ecosystems के कारण क्या क्या होंगे आपके, राइट। तो कह रहा है फर्स्ट इज aquatic मतलब वाटर रिलेटेड, है ना, रिलेटेड टू वाटर। दिस इज नथिंग बट हाइड्रोस्फीयर. So the aquatic organism have narrow temperature tolerance limit. Yes, aquatic elements के temperature tolerance limit क्या है, बहुत कम होंगे। क्योंकि aquatic system में आप देखे होंगे कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ऑब्वियस है बहुत सारे जीव जंतु मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस है एक्वाटिक सिस्टम जो है इसमें जो अगर टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज नथिंग बट नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट. इट मींस it can tolerate 1 degree Celsius or 0.5 degree Celsius, 0.2 degree Celsius plus or minus. So tolerance limit will be very low for the aquatic organisms. Second one, suspended particles matter such as clay, silt reduce the productivity of aquatic habitat. Yes, आप suspended particle matters आप अगर आप करें, this is nothing but one types of pollutants. Clay, silt, these all one types of the pollutant. If you increase the pollution level in the water, then obviously the aquatic habitat will be disturb the aquatic habitat. So this is nothing but your second option is also true, first option is also true. Second is increasing the temperature of water body increases the rate at which oxygen depleted from, this is called deoxygenations. इसी को बोलते हैं हम लोग deoxygenations, right?
So increasing the temperature of your water body increases the rate at which oxygen is depleted from the water. That is the statement 3. Statement D is absolutely true. So this is 3 is also true. So D is your right options 1, 2, and 3. Right. Now come to the next question. The next question is with reference to ecological succession. So what do you mean by ecological succession? Ecological succession just starts from the uh, uh, primary, then secondary succession, then tertiary successions, है ना, share. As you know that ecological succession होता है क्या, से ध्यान से समझिए. जैसे मान लीजिए कि एक बंजर भूमि है आपका, इस बंजर भूमि में हम लोग कुछ पेड़ पौधे को लगा दिए, राइट. अब ये पेड़ पौधा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, एक जंगल में कन्वर्ट हो गया, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट. फॉरेस्ट जो है डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बेयर था आपका, नंगा था, और यहाँ से आपको जो है पहले जंगल में कन्वर्ट किए, फिर डेंस फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट, इस तरह से आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट. सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्या बोलते हैं उसको हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन. So ecological succession is nothing but transformation of the one form to the another form. That is nothing but ecological successions, right? So the first is the entire sequence of communities that successively change in a given area are called transitional communities. जब भी हम एक सक्सेसफुल चेंज को करते हैं हम लोग, राइट, दैट इज नथिंग बट ट्रांजिशनल कंपोनेंट. क्या होता है, जो सेरल स्टेज को कन्वर्ट करे. सेरल मतलब जब कुछ नहीं था, उस मिड वाले स्टेज, सेरल स्टेज बोलते हैं हम मिड वाले स्टेज, राइट. सो सेरल स्टेज और सेरल कम्युनिटीज कहा जाता है एंटायर सीक्वेंस, है ना. मतलब चेंज किस में होगा, प्राइमरी टू सेरल स्टेज एंड देन टर्सरी पर जाता है आपका. सो सेरल ही चेंज करता है आपका, नॉट द ट्रांजिशनल कम्युनिटीज. सो फर्स्ट इज नथिंग बट योर इनकरेक्ट. यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम, राइट. सो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर द टाइम. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना. Now goes to the second statement. A community that is near equilibrium with the environment is called climax community, right. जैसे आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच रहा है, मतलब फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं हम, फाइनल स्टेज पे पहुंच रहा है, तो फाइनल स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, राइट. सो दिस इज नथिंग बट एंड ऑफ द सक्सेशंस. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट and 1 is incorrect. So this is B options. Now come to the next question. The next question is Montreal's record is a register of wetland site. देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लाया गया था वो वेटलैंड साइट के लिए लाया गया था, राइट. सो कह रहा Montreal's record is a register of wetland sites where change in ecological character have occurred due to human interference. Yes, human interference के कारण what is the effect over the wetlands, that is nothing but comes under the Montreal's record, right. As you know that Montreal protocol. So the Montreal protocol is nothing but occurs in the Iranian city and वहां पे जो है आपका वेटलैंड को लाया गया था, वेटलैंड, राइट. सो वेटलैंड्स, वेटलैंड होते हैं क्या है, वेटलैंड नथिंग बट जहां पे आपका मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. वेटलैंड्स मतलब आपका ड्राई रीजन हो गया एंड ये वाटर रीजन हो गया, दोनों का जो रीजन है कॉमन रीजन, दैट इज कॉल्ड वेटलैंड्स, है ना. जिसको आप बोल सकते हैं कीचड़ वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड वेटलैंड्स. सो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में वेटलैंड में कितने ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, दैट विल बिकम्स अंडर द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड. सो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण क्या इफेक्ट हो रहे हैं, दैट विल कम्स अंडर द ह्यूमन अंडर द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, राइट. नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ रामसर साइट. यस, रामसर साइट. रामसर साइट क्या है, ईरान में है एक रामसर साइट, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो है वेटलैंड्स को जो है वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और वेटलैंड्स को वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था. एंड दिस इज नथिंग बट रामसर लिस्ट के अंदर, है ना. अगला कर रहा है चिलिका लेक. चिलिका लेक जो ओडिशा में है आपका. केवलादेव नेशनल पार्क जो आपका राजस्थान में आर 2 वेटलैंड साइट इन इंडिया दैट आर करंटली इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, राइट. ये जो है आपका चिलिका लेक जो है ना, ये आपका जो है ओडिशा में पाया जाता है, ठीक है. और ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर 1993 में लाया गया था एंड केवलादेव नेशनल पार्क को ये रिमूव कर दिया गया. 1993 में लाया गया था, 2002 में इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है. तो ये जो है लॉकटेक केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान है, लॉकटेक लेक मणिपुर, ये इंक्लूड किया गया है 1990 में, ठीक है ना. तो चिलिका लेक को इंक्लूड नहीं किया गया है. यहाँ पे आप लॉकटेक लेक जो है, लॉकटेक लेक, मैं गया हूँ लॉकटेक लेक मणिपुर,
तो लॉकटेक लेक मणिपुर में है, मणिपुर से 50 किलोमीटर जो है, इम्फाल से 50 किलोमीटर पड़ता है, 50 किलोमीटर दूर। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार जगह है लॉकटेक लेक, ठीक है ना। यहाँ पर फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया लॉकटेक लेक को क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फुमदिज पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे फुमदिज पाए जाते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च मारिए, फुमदिज क्या होता है, एक बड़ा बड़ा घास होता है ऐसे, जिसके ऊपर आप बैठ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड लॉकटेक लेक, यही आपका है फुमदिज। तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का एंड लॉकटेक लेक मणिपुर का, इसको आपका इंक्लूड किया गया 1990 में, ठीक। एक केवलादेव नेशनल पार्क को कब किया गया, 1990 में, और राजस्थान लॉकटेक लेक मणिपुर को कब किया गया, 1993 में। चिलिका लेक को इंक्लूड किया गया था मॉन्ट्रियल 1993 में, लेकिन इसको रिमूव कर दिया कब, 2002 में, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि चिलिका लेक नहीं, यहाँ पे होगा लॉकटेक लेक, दिस इज नथिंग बट लॉकटेक लेक, ठीक है। सो ऑप्शन 3 गलत है, 1 एंड 2 सही है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। Now come to the next question. With reference to clean technology fund, consider the following statement. देखिए ये भी 2020 का जो है रिसेंट जो है क्लीन टेक्नोलॉजी पे आया गया था। दिस इज नथिंग बट योर, यहाँ बोल सकते हो आप करंट अफेयर्स भी है ना। सो दिस इज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द आपका कौन सा, इन्वायरमेंट साइंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो वर्ल्ड बैंक इज द, क्या कह रहा है आपका, वर्ल्ड बैंक इज द ट्रस्टी ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। वर्ल्ड बैंक किसका ट्रस्टी है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का, ठीक है। देखो वर्ल्ड बैंक जो है आपका, ये फंड किया था किसको, क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या गया था, जिससे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड इज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड and promotes financial and demonstrations deployment and transfer of low carbon technology with a significant potential for long term greenhouse emissions। देखो ग्रीन हाउस इमिशंस जो भी हैं, ग्रीन हाउस इमिशंस, उसके लिए जो है लाया गया था इसको, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस इमिशंस जितने भी हो रहे हैं कम कर सके। एंड द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड आर डिजाइन्ड बाय द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड आर implemented within with the multilateral development funds to bridge the financial and learning gap between now and next international climate change agreement. So CIFS are two distinct funds, the Clean Technology Fund and Strategic Climate Fund, right? तो यहाँ वर्ल्ड बैंक इसको फॉलो किया। देखो मेन मुद्दा क्या है इसका, मेन मुद्दा जो था आपका, क्लीन इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करना, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करना, इसके लिए क्लीन टेक्नोलॉजी फंड को लाया गया था। किसने किया था फंड, इसको वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है। सिंपल इतना समझ लो। दूसरा कह रहा है, द CTF प्रोवाइड्स, CTF मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी फंड प्रोवाइड्स financial resources to invest the clean technology projects in developing countries, डेवलपिंग कंट्रीज, यस डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो इसको किया गया था, है ना। ये आप यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका है 1 and 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्लीन टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल रिसोर्स इन्वेस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो है मैंने लाया गया था, ताकि उसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो सके क्लीन एनर्जी के थ्रू, एंड ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी आपका जो है यूज कर सके हम लोग क्लीन एनर्जी के थ्रू। कह रहा है रीवा सोलर प्लांट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया टू गेट द फंडिंग फ्रॉम CTF, CTF के थ्रू फंडिंग का किया गया। दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही थे आपके। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद रेफरेंस टू पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। देखो पन्ना कहाँ है, पर MP में है ना। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश टू बी इंक्लूड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व। देखो पंचमढ़ी एंड अमरकंटक ये था आपका सेकंड, ठीक है ना। ये जो है पन्ना जो है सबसे पहले था पंचमढ़ी, उसके बाद लाया गया था अमरकंटक को, उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लाया गया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है इट इज द सिचुएटेड इन द सतपुरा माउंटेन रेंज, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर है। कौन सा है आपका, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर है, नॉट द सतपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा विंध्याचल माउंटेन रेंज, और ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड है आपकी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू डेट्रियट्स फूड चेन कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए फूड चेन, आपको फूड चेन एंड फूड वेव आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फूड चेन एंड फूड वेव। अगर किन्हीं को कोई भी तरह का डाउट्स है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, फूड चेन एंड फूड वेव का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेट्रियट्स फूड चेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है
बैक्टीरिया एंड फंगी ऑब्टेन एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक। यस, डेट्रियस क्या होता है? डेट्रियस मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसी से थ्रू हम बैक्टीरिया एंड फंगी को तैयार करेंगे। दैट इज नथिंग बट, ये बैक्टीरिया एंड फंगी जो भी होती है, इसको एनर्जी मिलती है कहाँ से? डेड ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से। जैसे बताया था आपको कि जो मान लो कोई जानवर मर गया आपका, राइट, जैसे मान लीजिए काऊ मर गए हैं, अब इसको क्या करता है? धीरे धीरे बैक्टीरिया एंड फंगी इसको खाना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे ये डिकम्पोज होना स्टार्ट करता है, राइट। सो ये डिकम्पोज जो होना स्टार्ट करता है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके कारण उसको कौन कर रहा है? आपका बैक्टीरिया एंड फंगी। तो बैक्टीरिया एंड फंगी दोनों एनर्जी मिल रहा है किससे? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है, इट हेल्प्स इन रिसाइक्लिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यस, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग करने में ये सबसे ज्यादा यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए फंगी एंड बैक्टीरिया, इसका फिर से डिकम्पोजिशन होगा। So the product of decomposition such as inorganic nutrients which are released in the ecosystem are reused by product and then recycled, है ना। अब देखिए बैक्टीरिया एंड फंगी आगे चल के जो है अलगाए, बैक्टीरिया, फंगी, सब बहुत सारे चीज मिलके क्या बनते हैं? अलगाए बना देते हैं। अब अलगाए भी जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। अब बहुत सारे देखे होंगे अलगाए को जो है यूज किया जाता है बड़े स्पेस के लिए भी। तो ये सारे रिसाइकल हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी ये रिसाइकल हो रहे हैं, क्योंकि अलगाई भी क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा दूसरे के लिए, ये दूसरे का खाना बनेगा, है ना। तो फूड चेन एंड फूड वेब में जाइए और उसको अच्छे से देखिए, मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। सो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which of the following statement best described carbon fertilizations? कार्बन फर्टिलाइजेशंस को कौन डिस्क्राइब करेगा? देखो कार्बन फर्टिलाइजेशन होता क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस आप इंक्रीज करेंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सन प्रोवाइड द एनर्जी इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही एनर्जी लेकर के प्लांट जो है ग्रो करता है, राइट। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती चली जाएगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड दैट इज नथिंग बट योर, इसको हम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कार्बन फर्टिलाइजेशन। सो द कार्बन फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोल सकते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन होता क्या देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेता है ना, एंड ऑक्सीजन को आपको छोड़ता है। इट मींस इट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीव द ऑक्सीजन। तो जितने भी मेरे प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ गए, ज्यादा ज्यादा इंटेक होना स्टार्ट हो गया, तो भी है ऑब्वियस है कि प्लांट का ग्रोथ तो बढ़ेगा। तो इसी को बोलेंगे हम कार्बन फर्टिलाइजेशन, राइट। सो दिस इज नथिंग बट increase the plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere। अब ये ईएस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है? सो कार्बन फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। प्लांट जो है आपके इसका ग्रोथ इंक्रीज करेगा CO2 के लेवल को अगर हम बढ़ा दें तो, दैट इज कॉल्ड कार्बन फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। कह रहा है आपका गुजरात हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल मैंग्रोव कवर्स। मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है वेस्ट बंगाल का, नॉट द गुजरात। क्योंकि आपका जितने भी आपका वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा वाला जो रीजन है, सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन, इस रीजन में पूरे के पूरे आपका जो है मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव जो है सबसे ज्यादा कवर होता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, नॉट द गुजरात, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। सो वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर फॉलोड बाय द गुजरात। फर्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल, देन है आपका गुजरात, राइट। उसके बाद हम वेस्टर्न घाट की तरफ मूव कर जाएंगे। वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया की तरफ जो है, वेस्टर्न घाट की तरफ सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, तो ये खत्म, बचे बी एंड सी। अगला कह रहा है मैंग्रोव्स एग्जिबिट विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए एकदम सही है ना। ये रूट से आपका जो है, रूट से सांस लेता है। मैंग्रोव जो होते हैं रूट से सांस लेते हैं, समझ में आ रहा है क्या? So this is the mangrove exhibit VP mode of reproduction. Seeds germinate in the tree itself, and this is an adaptive mechanism to overcome the problem of germination in saline water, है ना। saline water में जो germination की प्रॉब्लम होती है इसको ये दूर करता है मैंग्रोव। इसलिए आप देखे होंगे कि आपने जो तना से ये सबसे ज्यादा सांस के लेता है, that is nothing but your mangroves. So of statement 2 is correct. Next कर रहा है, it protects coastal lands from the tsunami, hurricanes, floods. Yes,
ये सबसे ज्यादा जो है ना आपका सुनामी से बचाता है, हरिकेन से बचाता है, फ्लड से बचाता है। क्योंकि मैनग्रोव्स का सबसे बड़ा क्वालिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को जो है सॉइल इरोजन को सबसे ज्यादा रोकता है मैनग्रोव्स, है ना। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बी एंड 3 दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स कंटिन्यू, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इन द सेकंड वीडियो लेक्चर। So thank you for the watching, and please like, share and subscribe my channel. And it is very important for the engineering services as well as the civil services prelims. Thank you and thank you so much.